हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो सब लोग। मेरा नाम है लल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ द जयपुर डायलॉग से। ये संजय दीक्षित सर हैं। तो इनका चैनल है। तो इन पे चैनल पे मेरे को बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी। एक भाई थे वो नाराज भी हो ही जा रहे थे। भाई देखो, नाराज ना हुआ करो, ठीक है। कई बार मेरे को देखना पड़ता है कि वीडियो लंबी है या वीडियो का कंटेंट क्या है या कैसे आता है। तो उसको देख के हमें चलना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो काम है ना वो ऐसा नहीं होता कि मेरे पास कम से कम आज की डेट में कम से कम 50-60 वीडियो रिक्वेस्ट में पड़ी होती है। तो आप ऐसे मुंह ना कर लिया करो। आप सबका मैं दिल से प्यार करता हूँ, आप जो रिकमेंड करते हो वीडियो, लेकिन उसको चलाने के लिए कई बार वीडियो लंबी होती है या कई बार वीडियो का हमें जो मैटर चाहिए होता है, जो रिसेंट चल रहा है उसके साथ क्लब करना होता है। तो उसको क्लब करने में कई बार मुश्किल आ जाती है। तो इसीलिए कई बार लेट भी हो जाती है। कई बार मैं 10 दिन बाद भी किसी बंदे की वीडियो पे रिएक्ट कर देता हूँ, क्योंकि उस वक्त वो मौका होता है। ये ऐसे नहीं होता कि कहाँ कहीं से मैंने सिर पकड़ लिया या कहीं से वो पकड़ लेते हैं। ऐसा नहीं करना होता। जो सिनेरियो होता है, चल रहा होता है, उसके हिसाब से करना पड़ता है। तो आपकी मेरी वीडियो आपके मेरे में ध्यान में थी ये काफ़ी टाइम से। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हाथ जोड़ के आप वीडियो रिकमेंड करते हो ना, मेरे को पता होता है कि आपने वीडियो रिकमेंड की हुई है। कभी ना कभी मेरे को क्लिक कर जाती है कि अब दिखाने का मौका आ गया, अब दिखानी चाहिए, चाहे पुरानी हो जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि वीडियो आ जाई तो मैंने तीसरे दिन आपको दिखा दूं फटाफट के ओके कर दूं। तो दूसरी बात, देखो भाई, ये वीडियो मैं लंबी है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और मैं कहता हूं कि संजय दीक्षित सर के इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं इनकी वीडियोस पहले देखता रहता हूं, ठीक है। इनकी काफ़ी वीडियो में यानी कि इनको एडमायर करता हूँ। बहुत अच्छे नेशनलिस्ट हैं, बहुत अच्छी बातें बताते हैं। तो मेजर गौरव आर्य सर भी इनके चैनल पे आते हैं। जो मेजर गौरव आर्य सर आते हैं वो तो मैं इनकी वीडियो को छोड़ता नहीं है, वो तो मैं हमेशा देखनी है मेरे को, ठीक है। तो ये वीडियो मैं इनकी लेके आया हूँ। इन्होंने जो वीडियो का दिया हुआ लिंक, ये दिया हुआ है क्रैक्स विद इन पाकिस्तान इंडिया रोल, लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर एंड संजय दीक्षित। ये इनका दिया हुआ, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सर को जाके इन चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और इंडियन, हमेशा मैं बोलता हूँ कि इंडियन यूट्यूबर को हमेशा सपोर्ट किया करो, ठीक है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरी बात, मेरी संजय सर से रिक्वेस्ट है, सर आप स्ट्राइक वगैरह देते हो, मैं आपकी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ वीडियो पे रिएक्शन, तो प्लीज़ देख लेना। मैं भी आपका इंडियन भाई हूँ, क्योंकि आपने दी है, मेरे को काफ़ी जगह से पता चला कि आप स्ट्राइक कर देते हो वीडियो पे, ठीक है। तो मेरे एक सोल्जर हैं, सब्सक्राइबर जिसको बोलते हैं, मैं सोल्जर बोलता हूँ, उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट किया कि आप पे कर रहा हूँ। हाँ, मैं आपका जो क्वेश्चन ये है वो छोड़ रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ मैंने। लेकिन अपने जितने भी देखने वाले हैं उनको बोल दिया और उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इनका पूरा वीडियो देखना है तो वो आप एंड में जाके, सॉरी, डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक होगा, वो आप पूरे का पूरा क्वेश्चन वाला वीडियो भी आप पूरा ये वीडियो पूरा कंप्लीट देख सकते हो, ठीक है। तो मैं सिर्फ इनका क्वेश्चन ईयर से आगे आगे वाला वीडियो आपको दिखाऊंगा, जो आपस में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन ईयर वाला वीडियो मैं छोड़ रहा हूँ। तो बस यही रिक्वेस्ट थी संजय सर से कि सर देख लेना प्लीज़, ठीक है। बाकी वीडियो देखते हैं, वीडियो फिर एंड में अपना हम तबसरा करेंगे, क्योंकि ये भी पाकिस्तान के रिलेटेड है। तो हम पाकिस्तान को ठोकने में लगे हुए हैं, तो हमें भी देखना चाहिए, क्योंकि ये लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर हैं, हमें उनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि मेजर साहब की हम देखते रहते हैं। तो हर एक का हमें देखना चाहिए कि वो क्या बता रहे हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड में तबसरा करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी भाई, पेशेंस रख के आप भी देखना, ठीक है। ज्ञान आएगा आपको सब लोगों को। तो पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर वीडियो के एंड में थोड़ा सा ही तबसरा करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्ते। जयपुर डायलॉग्स के सायंकालीन संस्करण में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान में उभरती हुई दरारों की। बिल्कुल ऐसी दरारें आपने देखी होंगी जैसा भूकंप आने पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, जिसमें ट्रक अंदर चले जाते हैं, उस तरह की दरारें। और बात करेंगे हमसे लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर, जो डायरेक्टर जनरल आर्टिलरी रह चुके हैं भारतीय सेना में, और हमारे साथ एक बार पहले भी जुड़ चुके हैं जब हमने अग्निपथ के ऊपर बात की थी। नमस्कार जनरल शंकर। नमस्कार संजय दीक्षित जी। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने दोबारा हमें जयपुर डायलॉग्स में बुलाया। जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान में दरारें उभर नहीं रही हैं, वो पहले से ही हैं,
जिसमें ट्रक, बुलडोजर सब जा सकते हैं। सिर्फ भूकंप तो पहले हो गया था जब पाकिस्तान आया, को स्थापित किया गया था। सिर्फ ये बढ़ते जा रहे हैं, अभी देखना है कि कहाँ जाएगा। आपने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा, वेरी नाइस आर्टिकल आई रेड, जिसमें यू एनालाइज्ड ऑल दिस फॉल्ट लाइंस जिनको बोलते हैं, फॉल्ट लाइंस का आपने काफ़ी एनालिसिस किया था। तो मैं चाहूँगा कि उस आर्टिकल्स में जो मुख्य बातें आपने लिखी हैं वो थोड़ा सा दर्शकों को बताएं, और वो आर्टिकल जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दर्शकों, आप बाद में डिस्क्रिप्शन में से उस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं। देखिए, ये पाकिस्तान के फॉल्ट लाइन्स तो पहले से थे, कोई नया चीज नहीं है। पर आजकल जो श्रीलंका में जो हो रहा है, उनका अर्थव्यवस्था उलट गया, उनका प्रेसिडेंट जो सबसे ताकतवर प्रेसिडेंट माना जाता था इनके इतिहास में, वो तो अभी पहले मालदीव भाग गया उधर, उसके बाद श्रीलंका, सिंगापुर रवाना होने का इत्तला मिल रहा है हमें। वहां कोई शासन नहीं है, सब कुछ पागलपना है वहां एक हद तक। वो अगर दृश्य पाकिस्तान का अर्थव्यवस्था को देखें तो वो हो सकता है। पाकिस्तान का अर्थव्यवस्था जो है वो मोम की तरह पिघल रहा है। आज खबर आया है कि IMF का लोन मिला है, पर वो तो $1 बिलियन ही है, उससे कुछ नहीं। 1.3 बिलियन डॉलर्स, दैट विल लास्ट देम अ मंथ। 1 महीना 2 महीना चलेगा, उसके बाद क्या होगा। और बात यह है कि अगर 3-4 हफ्ते पहले इनका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बताया कि जिस दिन इकोनॉमी बिगड़ जाएगा तो पाकिस्तान को डी-न्यूक्लियराइज किया जाएगा, जैसे यूक्रेन की तरफ में हुआ था 94 में। उसके बाद पाकिस्तान को बांट दिया जाएगा, बट जाएगा 3 हिस्सों में। कौन से 3 हिस्से वो तो नहीं बताया उन्होंने, और ये भी बताया कि फौज भी बिगड़ जाएगा। फिर 4 होंगे, एक तो हम लेंगे ना उसमें से। फिर क्या है कि पाकिस्तान का मतलब पूरा उन्होंने वो दृश्य किया, और एक काफी सनसनी खेल खुलासा किया उन्होंने, उसके बहुत आलोचना भी हुआ है। पर उसके बाद हमने सोचा कि देखिए, पाकिस्तान में बहुत से फॉल्ट लाइन्स हैं पहले से ही। उनके पहचान का फॉल्ट लाइन है, धर्म का फॉल्ट लाइन है, उनका फौजी शासन का एक बड़ा फॉल्ट लाइन है, वो खुद एक फॉल्ट लाइन है, आबादी का फॉल्ट लाइन है, उनका अर्थव्यवस्था का फॉल्ट लाइन है। तो हमने सोचा इसके ऊपर देखेंगे। पर जब मैंने पाकिस्तान ऑथर्स को पढ़ा, वो खुद पहचानते हैं कि काफी हद तक उनके फॉल्ट लाइन्स हैं। वो भी बोलते हैं कि पॉपुलेशन उनका प्रॉब्लम है, एजुकेशन प्रॉब्लम है, उनका फौजी शासन और जो राजनीतिज्ञ है, जो इतना वीक पॉलिटिशियंस हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है। उनका सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस भी प्रॉब्लम है। उनका जो न्याय व्यवस्था यानी जुडिशियल सिस्टम, वो भी वीक है। अर्थव्यवस्था जो है वो सिर्फ सहायता के ऊपर निर्भर है। चाहे पहले वो बोलते थे अल्लाह अमेरिका, और वो उसके ऊपर अमेरिका के ऊपर निर्भर था, अभी चीन के ऊपर निर्भर है, और काफी हद तक गल्फ कंट्रीज के ऊपर निर्भर था। अब वो कहीं से पैसा नहीं आ रहा है उनको, वो पहचानते हैं। और ये भी है उनका फॉल्ट लाइन कि वो एंटी इंडिया सोचते हैं हर वक्त, क्योंकि उनका मूल सिद्धांत है जो इंडिया भारत नहीं है, वो पाकिस्तान है। ये इनका बेसिक दरार है। ये भी है कि उनका फ्यूडल सिस्टम है, राइट। डेमोक्रेसी का नाम है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पर उसका कोई ये नहीं करता। इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल बिगड़ गए हैं। ये सब वो पहचानते हैं। वो खुद बहुत तो ने लिखा है इसी के बारे में। पर मेरे ख्याल में इनके 5 जो मैंने पहले बताया वो फॉल्ट लाइन है। और कुछ पाकिस्तानी सोचते हैं कुछ फॉल्ट लाइन के बारे में, पर बहुत कुछ उनका अपना आइडेंटिटी, रिलीजन, इन चीजों के बारे में बात नहीं करते। और मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान का कल के दिन दरार ये फैल जाएंगे और टूट जाएगा, तो ये मूल सिद्धांतों के ऊपर ये जो मूल दरार है
उनके हिसाब से ही ये प्रॉब्लम होगा। तो ये है मेरा पूरा आर्टिकल का जो संक्षिप्त रूप में हमने बताया। हम हर एक चीज के बारे में अभी थोड़ा विस्तार में बात कर सकते हैं और इसके ऊपर आपका विचार भी अच्छा ही होगा। जी हाँ, मैं एक जो हमारे जनरल सिक्योरिटी पॉलिसी है और हमारा जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, एक चीज़ बार बार सुनाई पड़ती है, दे कीप टॉकिंग अबाउट इट, कि स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ इन आवर इंटरेस्ट। माय सबमिशन इज़ कि ये जो थिंकिंग है, क्या हमें इसको अब ड्रॉप करना चाहिए, छोड़ना चाहिए? क्योंकि एक यूनाइटेड पाकिस्तान जो है वो हर वक्त सबको रिलीजन के, आइडेंटिटी के आसपास यूनाइट करके बार बार इंडिया को तंग करता रहता है। इतना सारा प्रॉब्लम होने के बाद भी आज भी कश्मीर में तंग कर रहा है। तो ये जो हमने एक बना रखा है कि स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ इन इंडियाज़ इंटरेस्ट, do you think it is time to drop this idea? I think that's a wrong idea completely. For the first thing, चाहे पाकिस्तान is united या बिखरा हुआ 4 पाकिस्तान या 4 जो भी स्थान है वो हो, तो वो आबादी नहीं जाएगी कहीं, पॉपुलेशन तो वहीं रहेगा, प्रॉब्लम्स तो वहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये सोच कि Pakistan, a stable Pakistan is good for India is, I think, wrong. Unstable Pakistan, which is inward-looking Pakistan, is very good because then they'll concentrate inward and they don't concentrate on you. For the past 1 year, that's the thing. Yeah, they are कश्मीर के पीछे पड़े हैं, पर उतना उनका नजर कश्मीर के ऊपर नहीं है जितना उनका इकोनॉमी के ऊपर है और जितना उनका FATF के ऊपर है, जितना उनका अर्थव्यवस्था के ऊपर है। उनको ये नहीं पता कि कल के दिन उनको रोटी मिलेगा कि नहीं। उसके जब वो ये पूरा कॉम उस चीज के ऊपर है तो हमें सिक्योरिटी मिलेगा। तो स्टेबल पाकिस्तान इज नॉट इन आवर इंटरेस्ट, अनस्टेबल पाकिस्तान इज इन आवर इंटरेस्ट, इनवर्ड लुकिंग पाकिस्तान इज इन आवर इंटरेस्ट। वेदर दैट पाकिस्तान इज 1 or 2 or 3, इट डजंट मैटर। द प्रॉब्लम्स विल कम इन वन फॉर्म और द अदर। तो ये चीज हमें बड़ा क्लियर समझना चाहिए। मेरे ख्याल में ये एक पुराना विचारधारा है कि पाकिस्तान इकट्ठा होना चाहिए, उसको तोड़ना नहीं चाहिए या स्टेबल होना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर ज्यादा स्टेबल है तो हमें ज्यादा तंग करेंगे। बिल्कुल सही। अगेन न्यूक्लियर पाकिस्तान की बात करेंगे, अभी तो सोच रहे हैं कि उनको डीन्यूक्लियराइज किया जाएगा, तो दे आर स्ट्रगलिंग विद द इकोनॉमी। डीन्यूक्लियराइज किया जाएगा, तो मेरा ये विचार है। और अगर आप हमारा सिक्योरिटी किसमें है, अगर पाकिस्तान डीन्यूक्लियराइज हो गया तो वो एक आम देश है, उसको हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो स्टेबल पाकिस्तान इज नॉट इन आवर इंटरेस्ट। डेफिनेटली। उसके बाद अगर मान लीजिए ये पंजाब अलग हो जाता है और बाकी और 2-3 टुकड़े अलग हो जाते हैं, तो देन वी हैव टू जस्ट सॉर्ट आउट दी पाकिस्तानी पंजाब, दैट्स ऑल। एक भाई हम पुराने जमाने में हम बोलते थे वी नीड टू डीफैंग पाकिस्तान। उनका फैंग क्या है? न्यूक्लियर फैंग है, वो निकालना चाहिए। अगर उनका अर्थव्यवस्था इतना बिगड़ जाएगा और फिर पूरा इंटरनेशनल systems come into place and उनके न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के ऊपर या कैप लगा दें या डिफैंग कर दें तो अच्छी बात है। वो कुछ जाने अपने जो जिस तरीके से करना चाहिए। हमारी तरफ से हैंड्स ऑफ, उनको जिस तरीके से वो जा रहे हैं जाने दीजिए। जी, वी ऑल्सो सी आजकल जो बात होती है हमारे क्या कि हाइब्रिड वॉर की बात होती है कि अब जो है खाली जो युद्ध जो लड़ा जाना है वो केवल ग्राउंड पे नहीं लड़ा जाना है, वो उस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, लीगल वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस, उसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान अभी भी केपेबल है ये हाइब्रिड वॉरफेयर करने में? Does it have the capability? At this point of time उनका कैपेबिलिटी है,
to wage a hybrid war. But do they have the capacity to wage a war? They don't have. क्योंकि कोई भी लड़ाई करने के लिए पहले आपका अर्थव्यवस्था ठीक होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कल रोटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आज के दिन तो उनको ये भी नहीं पता कि कब मिल रहा है। देखिए पाकिस्तान जो है ना, 3-4 साल तक पहले ये एक फूड एक्सपोर्टर था, अभी फूड इनसिक्योर नेशन है जो इंपोर्ट कर रहा है। उनका इतना हालत खराब है। एक नंबर 2, उनका जो पश्तून प्रॉब्लम है और जो टीटीपी के साथ प्रॉब्लम है, वो खुद का एक दरार बन रहा है। क्योंकि अगर आप देखिए तो जब डुरैंड लाइन बना था, पश्तून इधर भी थे उधर भी थे, और कोई पश्तो ये नहीं मानता था कि वो डुरैंड लाइन एक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। जब तक वो सॉर्ट आउट नहीं होगा तो ये अंदरूनी मामले में ही रहेंगे, और ये मेरे ख्याल में इतना उभर के आ गया है कि ये बंद नहीं होने वाला है। तो मेरे ख्याल में ये हाइब्रिड वॉर करने का कैपेसिटी भी कम हो गया इनका, इन दोनों चीजों की वजह से। अगर आप तीसरा चीज लगाना चाहते हो तो सबसे मेरे ख्याल में इनके इतिहास में सबसे पहले बार मैं देख रहा हूं कि इनकी फौज के अंदर थोड़ा दरार आ गई, और फौजी जो हैं ज्यादा पॉलिटिशियंस बन गए, और इनका पॉलिटिक्स भी पोलराइज हो गया। तो अगर ये 3 चीजें देखेंगे तो कैपेबिलिटी है, डू दे हैव द फिजिकल कैपेसिटी टू एग्जीक्यूट इट? डिफिकल्ट। जी, आपने जो बात कही कि फौज में दरार आ गया है, दैट वी कैन क्लियरली सी कि इमरान खान जो है वो ओपनली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक तरह से गालियां दे रहे हैं। तो न्यूट्रल और देखिए न्यूट्रल इंग्लिश का व्याख्या अगर हिंदी में ठीक करोगे तो नपुंसक माना जाता है। तो अगर वो कहे कि नहीं, तो वो हालत है उनका हालत ठीक नहीं है, उतना ठीक नहीं है, और चीन भी उनको मदद नहीं कर रहा है। और अगर आप आगे जाके देखेंगे तो अगर श्रीलंका का मॉडल देखिएगा, वहां चीन अभी तक हाथ भी छोटा सा भी नहीं फैलाया कि उनको मदद करें। वही हालत इनका भी होगा इधर। तो वो कैपेसिटी कम हो गया। तो इसको जो है आप, चूंकि यू एग्री कि स्टेबल पाकिस्तान इज नॉट इन आवर इंटरेस्ट, तो हमें क्यों नहीं इसको और थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए? एक्चुअली अगर मेरे ख्याल में अगर आप 5 साल पहले ये सवाल हमसे पूछते तो हम प्लान भी देते कि ये करो वो करो, बलूचिस्तान को सपोर्ट करो, टीटीपी को सपोर्ट करो, बाल्टिस्तान में कुछ करो, या पर आजकल तो वो खुद कर रहे हैं, हम क्यों कष्ट करें? देखिए ये एक इसको एक बेसिस है जो मैं बोल रहा हूं। पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, राइट? 20% of its GDP is agriculture, and that agriculture is badly hit. तभी तो उनके पास अनाज नहीं है खाने के लिए, इंपोर्ट करने वाला है। क्यों नहीं है? उनके पास पानी नहीं है। पानी क्यों नहीं है? इंडस में तो पानी आता है, ठीक है, पर इनके जो डैम है, मंगला, तरबेला और बाकी डैम है, ये रन ऑफ लेवल में आ गए हैं। इसके सिल्टिंग इतना हो गया कि वो डैम में पानी नहीं टिकता। ये मॉनसून सीजन के 3 महीने के बाद वो डैम से पानी नहीं निकलता। इनका मतलब है इनका एग्रीकल्चर बिल्कुल टफ है, ग्राउंड वाटर बिल्कुल पोल्यूटेड है। तो इनका टोटल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है कम हो गया है। तो इनका वो प्रॉब्लम है। इनका आबादी बढ़ रहा है। आबादी आज के दिन 225 मिलियन पीपल है। अगले 8 साल 9 साल, ये मेरा स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये यूएन का स्टैटिस्टिक्स है, ये बोलते हैं कि 250 मिलियन हो जाएगा, यानी 75 मिलियन मोर पीपल विल कम इनटू द थिंग। देन व्हाट विल हैपन? इतने आपका उत्पादन कम हो रहा है, लैंड उतना ही है,
पानी नहीं है, आबादी बढ़ रहा है, तो आपका अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगा? ऊपर आपने इतने 20 साल तक, 20-25 साल इतने उग्रवादी आपने पैदा कर दिया, इतना जिहादी पैदा कर दिया कि कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाहता। कौन जाके इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान में? आपको जो एड दे रहे थे, चाहे अमेरिका हो या गल्फ कंट्रीज हो या चीन हो, कोई एक पैसा नहीं दे रहा। वो अभी जो 2.3 या 3.2 बिलियन डॉलर चीन ने दिया, ये उनके मार्केट में ये चल रहा है कि ये बहुत हाई इंटरेस्ट रेट में दिया गया है। इनका 56 या 54% ऑफ देयर इनकम गोज फॉर डेट सर्विसिंग, यानी ऋण पूरा करने में। तो अगर आप ये पूरा देखोगे, ये देश कहां जा रहा है? हमें क्या करने की क्या जरूरत है? और इनका कोई रास्ता नहीं है। और इनका पॉलिटिक्स देखिए, इनका फौज देखिए, तो हमें करने के क्या? हमें, मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छी टाइम है जो हमें मिल रहा है, जहां हम कुछ स्टेबलाइज कर सकते हैं। हमारे प्रॉब्लम्स को कुछ स्टेबलाइज करने का हमें ये फर्स्ट क्लास विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। एक बात और बोलते हैं ये कि पाकिस्तान जो कर रहा है इंडिया के साथ, जो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर करता है, वो दैट कम्स वेरी चीप फॉर देम। उनके लिए वो बहुत ही सस्ता पड़ता है। दे डोंट हैव टू पे देम। वो जो है वो एक फ्री के उनके पास नफरी होती है। उसके बाद फिर यहाँ इंडिया में घुस के वो इंडियन टेरिटरी में ऑपरेशंस करते हैं। हमारे कितने सारे ऑफिसर्स और जवान मारे गए हैं वो द लास्ट 30-40 ईयर्स। इसमें जितने ऑपरेशंस में, यानी वॉर्स में जितने नहीं मारे गए, उसके 10 टाइम्स मारे जा चुके हैं इसमें। तो इसकी जो कई बार हमने सुना है, और आपके आर्मी वालों से और मिलिट्री वालों से ही सुना है कि दैट वी शुड इम्पोज कॉस्ट ऑन देम और मेक इट मोर कॉस्टली फॉर देम। तो ये जो मेक इट मोर कॉस्टली फॉर देम है, इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्योंकि सरकार तो एक तरह से वो पता नहीं क्यों कहती है कि साहब नहीं हम LOC नहीं क्रॉस करेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल है, दैट मीन्स इट इज़ टेम्परेरी, तो उसको क्रॉस नहीं करेंगे। ये किस तरह की एक स्ट्रेटजी ऑब्लिक टैक्टिक है? नहीं, ये स्ट्रेटजी तो मैं मानता हूं कि इसमें कोई थोड़ा बदलाव होना चाहिए। ठीक है, फायरिंग ना करो, पर LOC का मायना कम है, क्योंकि वो इतने दिन से वायलेट कर रहे थे। हम भी शुरू करना चाहिए, पर ये इसका मतलब क्या है? ये मैं इसका मतलब ये नहीं कि हम घुसपैठियां भेजो या सब कुछ भेजो ना। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बात है, आर्टिकल 370 के मुताबिक और हमारा जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक गिलगिट बाल्टिस्तान और POK हमारा देश का हिस्सा है जी। इनके सीट कश्मीर असेंबली में नियुक्त किए गए सीट वेकेंट रखे जाते थे पहले। अभी भी मेरे ख्याल में अभी भी रखे हुए है। ये कॉन्स्टिट्यूशनली दिस इज आवर प्लेस। हमें शुरू करना चाहिए कैसे रीटेक करना है। ये रीटेक करने के लिए मिलिट्री इज द वर्स्ट ऑप्शन। सो वी शुड स्टार्ट अ पॉलिटिकल डायलॉग। अगर आप एक पॉलिटिकल डायलॉग शुरू करोगे, आप इंटरनेशनल फोरम में जाके बात करोगे, आप उनके लोगों से बात करोगे, उनके पॉलिटिकल टॉक इटसेल्फ विल कीप पाकिस्तान ऑन द बैक फुट और उनका कॉस्ट बढ़ जाएगा। कभी कभी रिपोर्ट आता है कि चीनियों का प्रेजेंस इन गिलगिट बाल्टिस्तान ज्यादा हो रहा है। उसके ऊपर बात करें हम। ये दैमर बाशा डैम जो बना रहे हैं वो इलीगली बना रहे हैं इंडस के ऊपर गिलगिट बाल्टिस्तान में। उसके ऊपर हम अपना वी शुड स्टार्ट अ मूवमेंट। देयर आर पीपल इन गिलगिट बाल्टिस्तान एंड POK who are against the Pakistan system. Let's talk to them. So I think politically अगर हम ये शुरू करें तो लाभदायक ज्यादा होगा। Military is not the thing, and of course we don't have to help them economically at all. Just keeping quiet is enough cost. While explain this further,
पिछले 3-4 महीने में मैंने हफ्ते 10 दिन में पाकिस्तान की न्यूज़पेपरों में ओपिनियन मेकर्स जितने हैं उन्होंने लिखा है, बहुतों ने लिखा है। आज भी एक आर्टिकल डॉन में देखा किस तरीके से हम इंडिया के साथ रिलेशंस बढ़ाएं और इकोनॉमिक टाइज शुरू करें। उनको पता है कि इंडिया इज द ओनली वे दे कैन रिवाइव देयर इकोनॉमी। If they do not normalize their equations with India and restart their economy, they are going down even further. So if you just keep them there, you don't have to make an effort to, normalize anything. Let them come with begging bowls, and then we'll see. So I think there are we shouldn't help them at all, even if they come with begging bowls. Yeah, we should not help. That I'm with you. I am with you, but the fact is we have the cards today. Let's play them well. क्योंकि That is उनका तो हमको पता है that of course there is one very good book that explains their entire attitude towards India, that is Brigadier S.K. Malik's Quranic Concept of War. आपने जरूर पढ़ी होगी। हालांकि मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूं तो आई एम टोल्ड दैट इट इज नॉट टॉट इन द मिलिट्री एकेडमीज, जबकि हम मानते हैं कि they're all taught it. They read it by heart. There's no doubt. तो उसमें उनका जो पर्पस लिखा हुआ है कि अल्टीमेटली दे वांट टू रीटेक इंडिया, जो उन्होंने कहा था कि साहब के हंस के लिया है पाकिस्तान और लड़के लेंगे हिंदुस्तान, तो वो उनके दिमाग में रहता है। तो हमको तो उनको बिल्कुल जिस पे है जहाँ है वहीं रहने देना चाहिए। बस सबसे और बेस्ट ऑप्शन इज टू लीव देम देयर। द बेटर ऑप्शन इज टू स्टार्ट अ डायलॉग विद Baltistan, Gilgit Baltistan and POK. That will put them off, and I don't think we need to do more. We should concentrate on our own problems. Okay, yes, there's something they've done. मुझे बताया गया कि जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल है बलूचिस्तान की, उसके प्राइम मिनिस्टर इस समय इंडिया में। So Maybe that is definitely a change. अभी तक तो ये नहीं देते थे उनको, वीजा नहीं देते थे। Look, we have to be a little more adventurous in what we do. I want, right, and we should be. After all, we are a rising power. We should exercise our power. तो भाई लोगों, यहाँ तक नहीं वीडियो आगे है। क्वेश्चनेयर शुरू होने लगा था, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने क्वेश्चनेयर भी देखना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप वो चेकआउट कर सकते हैं अपना पूरे का पूरा। और मैं चाहता हूँ कि ये जयपुर डायलॉग संजय दीक्षित सर का जो चैनल है इसको फुल सपोर्ट करें। और लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर जी ने बहुत बढ़िया बातें की, और संजय दीक्षित तो मैं एग्री करता हूँ क्योंकि इनके मैं वीडियो देखता रहता हूँ, तो इनकी तो बिल्कुल प्रॉपर जो मैं बात करता हूँ ना, वही बातें सेम टू सेम लेफ्टिनेंट और संजय दीक्षित जी ने की हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। मैं हमेशा बोलता हूँ कोई ट्रेड ना करो, कोई इनको ब्रीथिंग का मौका मत दो पाकिस्तान को। आपने उनको ब्रीथिंग का मौका दे दिया, वो डसने से नहीं हटेंगे। तो ये मेरा बिलीव नहीं, मैं कहता हूँ कि मेरा ये हार्डकोर ट्रस्ट है कि ये होना ही होना है। आज इंडिया ट्रेड वो करेंगे बातें ट्रेड की, क्योंकि उनको, जैसे इन्होंने लेफ्टिनेंट साहब ने बोला है कि वो करेंगे ट्रेड की बातें क्योंकि उनको ज़रूरत है। अब आप लोगों के हाथ में मौका है, आपके हाथ में, हमारे इंडिया के हाथ में कार्ड प्ले है। देखो, ये धारणा है कि एक नेबर स्टेबल होगा तो हमारा, अरे भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा। ये स्टेबल होंगे तो मारेंगे, अनस्टेबल होंगे। बिल्कुल लेफ्टिनेंट सर ने बिल्कुल सही बोला है कि अगर ये स्टेबल हो जाएंगे, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएंगे तो मारेंगे हमें, अगर ये अनस्टेबल रहेंगे तो टूटेंगे। और हमें सिर्फ ये धक्का देना है। जैसे अब बिल्कुल ही मैं सरकार से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ कि ये बिल्कुल ही चुप करके बैठे हुए हैं, ना कश्मीर पे बात करते हैं ना कुछ की बात करते हैं। इनको ये मुद्दे उठाने चाहिए। अभी आपको नई नई चीज़ें पता चली होंगी कि जैसे बलूचिस्तान के एग्जाइल वाले हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, ये आपको शायद खबर नहीं पता होगी, मेरे को भी इनसे ये भी पता चली है। ठीक है, बहुत अच्छा है। ये कब से मेजर गौरवारे सर भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे बनाओ उनके लिए, यहाँ पे एक एम्बेसी बनाओ, तो ऐसे दर्द दिया जाएगा।
ठीक है, बाकी जो हम ये पाकिस्तान कर रहा है इसको करने दो, मरने दो, ये आपस में लड़ झगड़ के खत्म हो जाएगा। इंडिया ने छोटी सी स्पोर्ट, इंडिया की छोटी सी स्पोर्ट इनके लिए चाइना की और अमेरिका की स्पोर्ट से ज्यादा इनको ब्रीदिंग देगी, ताकत देगी। जो हम इनको मेडिसिन भेज रहे हैं या इनको कुछ कर रहे हैं, वो इनको ब्रीदिंग मिल रही है। यही ब्रीदिंग की वजह से ये इतने साल सरवाइव कर गए हैं। और अब तो 2047 तक मेरा जो गैस लगा रखा है मैंने कि ये खत्म हो जाएगा, 3 हिस्सों में बटेगा। और इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, एक हिस्सा तो हमने ले लेना है। गिलगिट बल्चिस्तान जो है ना, गिलगिट है जीबी, वो हमें 2047 के बाद मिल जाएगा, जब इसके टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आपने इनकी बातें सुनी है, जो मैं आपको बोलता हूँ कि 2030 तक POK हमने वापस ले लेना इनसे, बाय हुक एंड क्रुक। मेरे को ये लगता है, मैं माइट बी आई विल बी रॉन्ग एट दैट टाइम, बट मैंने जितना भी एनालाइज कर रहा हूँ, जैसे ये लेफ्टिनेंट कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी बातें चलती हैं बैक एंड पे यार गवर्नमेंट के साथ। अब आप सोच रहे हो कि ये छोटी मोटी चीजें नहीं, ये थिंक टैंक कर रहे हैं हमारे, तो इनके दिमाग में भी ये चीजें चढ़ी हुई हैं। ये गवर्नमेंट को जब आर्टिकल्स लिखते हैं या कुछ लिखते हैं, तो गवर्नमेंट के जो पॉलिसी मेकर हैं वो पढ़ते हैं, इनको देखते हैं कि क्या करना चाहिए, तो ऐसे ही पॉलिसियाँ बनती हैं हमारी। तो ये पॉलिसी बिल्कुल इनकी ये सही है कि हमें वहाँ पे जाके इनको गिलगिट बल्चिस्तान जो है या POK है उसके बारे में बोलते रहना चाहिए इंडिया को, क्योंकि उनकी औकात नहीं है बोलने की। ठीक है, तो इंडिया ने बोला था ना कि अब हम GB पे बोलेंगे, POK पे बोलेंगे, तो इनको अब स्टार्ट करना चाहिए, तभी कुछ असर होगा, तभी उनको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, तभी और डिस्टेबलाइज होंगे। कई लोग कहते हैं कि वो उनके तरफ से वो आ जाएंगे, क्या कहते हैं, वो साइलम लेने के लिए आ जाएंगे, या फिर जो बंदे वहां से भागेंगे इंडिया। अरे कुछ नहीं होता, दम है ना, तो हमारी फौजें खड़ी हुई हैं, विश्वास रखो, एक भी बंदा अंदर नहीं घुसने देंगे हम, पंजाब ना राजस्थान ना उसके तरफ से। विश्वास रखना चाहिए अपनी फौज पे, अपने हिंदुस्तानियों पे। बॉर्डर सील, करंट वाली तारें लग जाएंगी कि कोई भी अंदर आ गया, वो अपनी जिम्मेवारी होगी, हमने तो कुछ नहीं कहा। आपने इधर नहीं भागना, आप ईरान भागो, अफगानिस्तान भागो, वो कजाकिस्तान जो भी है उधर भागो, इंडिया की तरफ ना भागने दो बस किसी को। ये कुछ नहीं होता, डे स्टेबल, जितना ये पाकिस्तान खराब होगा ना, उतना हमें फायदा होगा, ये मेरी भी धारणा है। तो बहुत मैं टोटली एग्री किया, टोटली एग्री करता हूं, मेरा भी यही सोच है और मेरी यही सोच रहेगी। इसलिए मैं बोलता हूं, जिस दिन गवर्नमेंट ने ट्रेड शुरू किया ना, सबसे ज्यादा मैं बोलूंगा, सबसे ज्यादा ये नेशन फर्स्ट के सोल्जर्स बोलेंगे कि नहीं, हमें नहीं करना। और मैं सबको बोलूंगा उस वक्त कि गवर्नमेंट के पास ये पहुंचाओ, मेले डाल के उसको भर दो, हमें नहीं चाहिए ट्रेड उनके साथ, हमें नहीं कुछ चाहिए, हमने कोई बात ही नहीं करनी पाकिस्तान से। अभी मौका है, वो लेफ्टिनेंट साहब ने बिल्कुल सही बोला कि अभी वो गिर रहे हैं, खुद ही गिर जाएंगे, हमें जरूरत है प्लान बनाने। लेकिन हमें धक्का, दीवार ऐसे झूल रही हो ना, तो थोड़ी सी फूक मार दो। और वो फूक मारने का तरीका क्या है, बलूचिस्तान का मुद्दा उठाना शुरू कर दो। वो फूक मारने का तरीका क्या है, गिलगिट बल्चिस्तान में जो इन्होंने बताया, जो भी काम करते हैं वो इलीगल है, उसको फूक मारनी शुरू कर दो थोड़ी सी, ये क्लैप्स कर जाएगा, जल्दी क्लैप्स कर जाएगा। वेट मत करो, ये मत सोचो कि धीरे धीरे काम करेंगे, अभी मौका है। जितनी जल्दी मार जाओगे चोट, उतना अच्छा है। ठीक है, बाकी बाद में तो सब कुछ संभल ही जाएगा, संभाल लेंगे, डरने की बात नहीं। शेर बनो, आजकल तो हमारे शेर का मुंह खुल भी गया है, तो अगर मुंह खुल गया है तो गुर्रा भी दो, अब धाड़ दो। ठीक है, तो यहाँ तक थी वीडियो मैंने आपको दिखानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, और सब्सक्राइब करके इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हिस्सा बन जाओ। और सभी जो अपने यूट्यूबर्स हैं इंडियन, उनको सपोर्ट करो, फुल सपोर्ट करो, ताकि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हम पाकिस्तानियों के मुंह तोड़ जवाब दे सकें, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा, अपने प्लेटफॉर्म पे जाके इस नेशन फर्स्ट के वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे शेयर किया करो कि भाई सपोर्ट करो इस चैनल को। ये चैनल की सोच है, हमारे लिए नेशन फर्स्ट मतलब इंडिया फर्स्ट, हमारे लिए हमारा देश पहले है। भूल जाओ पाकिस्तान को, भूल जाओ श्रीलंका को, भूल जाओ नेपाल को, भूल जाओ सबको, देश के हित में पहले हमने सोचना है बस। पाकिस्तान का बहुत बढ़िया मौका मिला हुआ है श्रीलंका बनाने में, अगर इंडिया चाहे, हम चाहें, ठीक है, तो 1-2 साल में ये श्रीलंका बना सकते हैं। बस थोड़ी सी एफर्ट करनी होगी, फौजों की जरूरत नहीं है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में उड़ा देंगे इनको। तो साथ दो भाई लोगों,
तो यहाँ तक की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।